हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एलोट्रॉप्स के बारे में। ठीक है, सो एलोट्रॉपी क्या होती है, एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, ये सब आप लोग पहले से शायद जानते हो। नहीं जानते तो मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट 9th में आपको एक 13th चैप्टर था, कार्बन एंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, ऐसे ही कुछ था ना, एसेंशियल एलिमेंट आई थिंक। तो वहाँ पे आपको सब कुछ बताया गया था इसके बारे में। तो बस सब कुछ रिपीट होगा बट थोड़ा सा डीप में होगा, ये तो जानते ही हो। ठीक है, सो एलोट्रॉपी क्या होती है, सबसे पहले हिंदी में देखते हैं, फिर देख लेंगे इंग्लिश में। ठीक है, तो एलोट्रॉपी मतलब क्या होता है, देखो कोई भी एलिमेंट अलग अलग स्ट्रक्चर्स में जब पाया जाता है, अलग अलग फॉर्म्स में जब वो एग्जिस्ट करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एलोट्रॉपी। और जिस अलग अलग फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है उसको हम बोलते हैं एलोट्रॉप। मतलब जैसे अपना कार्बन है, वो अलग अलग क्रिस्टलीन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। डायमंड में भी कार्बन है, ग्रेफाइट में भी कार्बन है और फुलरीन में भी कार्बन है, बट तीनों क्या है, अलग अलग हैं। एलिमेंट तो सिंगल ही है ना, एलिमेंट तो सेम ही है ना तीनों में। तो सेम एलिमेंट एग्जिस्टिंग इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो जब सेम एलिमेंट अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो इस एग्जिस्ट करने की प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं, इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं एलोट्रॉपी। और जिस अलग अलग फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है उन फॉर्म्स को हम लोग बोलते हैं एलोट्रॉप्स। ठीक है, सो यही है डेफिनेशन। तो अब लोग इंग्लिश में भी छाप देते हैं। व्हेन अ सॉलिड एलिमेंट exists in different crystalline forms, ठीक है, with different physical properties such as color, density, melting point, etc. ये लिखना है आपको, हाँ, डेफिनेशन। द फिनोमिना इज कॉल्ड एलोट्रॉपी एंड इंडिविजुअल क्रिस्टलीन फॉर्म्स are called as allotropes। ठीक है, सो डेफिनेशन कहना क्या चाहता है, देखो जब एक सॉलिड एलिमेंट अपने अलग अलग क्रिस्टलीन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अलग अलग प्रॉपर्टीज को दिखाते हुए, मतलब जब वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है, मतलब डायमंड के फॉर्म में जब वो आता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन करके, तो उसकी प्रॉपर्टीज अलग होती है। डायमंड की मेल्टिंग पॉइंट कितनी होती है, 8000 से आगे, सोचो, हाई मेल्टिंग पॉइंट। कलर उसका अलग होता है, डेंसिटी उसका अलग होता है। डायमंड की डेंसिटी जानते हो बहुत होती है, इसलिए तो वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए तो लाइट उसमें सबसे कम स्पीड से ट्रैवल करती है, सोचो। सो ऐसी जब वो एक एलिमेंट अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करता है, अलग अलग फॉर्म लेके, अलग अलग क्रिस्टलीन फॉर्म लेके, तो इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं एलोट्रॉपी। और जो जो फॉर्म लेके वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करता है उस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं एलोट्रॉप्स। बेसिकली कार्बन के कई सारे एलोट्रॉप्स हैं। ठीक है, मतलब सबके एलोट्रॉप्स है, बोरॉन के भी हैं, ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक में दिया, बोरॉन के भी हैं और बिस्मथ के भी है, सिलिकॉन के भी है, बट हम लोग सिर्फ कार्बन का पढ़ेंगे। अभी हम 11th में ही तो है भाई, कहाँ कौन सा हम लोग डिग्री लेने जा रहे हैं, डिग्री लेने जाना तो पढ़ लेना सबके बारे में। ठीक है, तो कार्बन के एलोट्रॉप्स कौन कौन से भाई, डायमंड, ग्रेफाइट की ही सिंगल लेयर को बोलते हैं ग्रेफीन। ठीक है, नैनो, ओके, बकमिंस्टर पहले है, फिर कार्बन नैनो ट्यूब, बकमिंस्टर, फुलरीन लिखो खाली, फुलरीन और कार्बन नैनो ट्यूब, कार्बन लिख दिया, वाह गजब, नैनो ट्यूब। ठीक है, इन चारों के बारे में हमें पढ़ना है। फिर फास्फोरस के 2 एलोट्रॉप्स के बारे में हमें पढ़ना है, एक रेड फास्फोरस, एक येलो फास्फोरस। ठीक है, उनका कलर ऐसा येलो रेड होता है, इसीलिए इनका नाम येलो रेड पड़ा है। देखो ना यहाँ पे लिखा है कि कलर भी उनका अलग अलग हो सकता है। सो अलग अलग कलर्स में एग्जिबिट करते हैं। और आपको पता है क्या, येलो फास्फोरस से जान भी जा सकती है, पॉइजनस होता है, बट रेड फास्फोरस पॉइजनस नहीं होता है।
सोचो वही फास्फोरस दोनों में है पर इसमें जानलेवा है, इसमें कुछ नहीं है। वही कार्बन सब में है पर इसमें मेल्टिंग पॉइंट कितनी ज़्यादा है और इसमें मेल्टिंग पॉइंट कितनी कम है। नैनो ट्यूब हो फुलरिन हो, इसमें उतनी ज़्यादा नहीं है। ग्रेफाइट में तो कुछ नहीं है। अब पेंसिल की नोक लो, उसको पिघलाना आसान होगा एज़ कम्पेयर टू डायमंड, बहुत आसान होगा। ठीक है, सो एक एक करके हम लोग सबके बारे में स्टडी करेंगे। फिलहाल आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी और भी कोई फालतू बात नहीं दी हुई है। ठीक है, सो एलोट्रॉपी मतलब वो प्रॉपर्टी कि एक सिंगल एलिमेंट, एक सॉलिड एलिमेंट अलग अलग स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सके। ठीक है, और जिन फॉर्म्स में वो एग्जिस्ट करेगा उन फॉर्म्स को हम लोग बोलेंगे एलोट्रॉप्स। कार्बन के बेसिकली बहुत सारे एलोट्रॉप्स है बट हम लोग 4 को स्टडी करेंगे, डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन और कार्बन नैनोट्यूब। ग्रेफाइट में भी ग्रेफीन आता है। ठीक है, ग्रेफाइट में ही ग्रेफीन आता है। ग्रेफीन जस्ट ग्रेफाइट का एक लेयर होता है। ग्रेफाइट कैसा ऐसा पूरा भरा भरा रहता है ना, बाद में दिखाएंगे आपको अपना ड्राइंग। ठीक है, और फास्फोरस का 2 पढ़ेंगे हम लोग, येलो और रेड। इसके बाद अगर टाइम बचता है तो 2-3 इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हम लोग आज ही पढ़ लेंगे ताकि हम ये चैप्टर 4 ही लेक्चर में खत्म कर दें। आज 3rd है ना, सो 4th लेक्चर में ये चैप्टर मुझे लगता है खत्म हो जाएगा आराम से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम कार्बन के एलोट्रॉप के बारे में बात करते हैं, डायमंड के बारे में। ठीक है, सो डायमंड को आप लोग जानते रहोगे। सो ठीक है, इसमें भी कार्बन ही रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और आपका जो सेल रहता है घर पे उसमें भी कार्बन ब्लैक ही होता है। इसमें भी कार्बन, उसमें भी कार्बन, बट इसका प्राइस देखो, उसका प्राइस देखो। रेयर है भाई, जो जितना रेयर उसका प्राइस उतना ज़्यादा। ठीक है, चलो सो डायमंड में क्या होता है। इन डायमंड में देखो एक कार्बन है, यहाँ पे दूसरा कार्बन, यहाँ पे तीसरा कार्बन, यहाँ पे चौथा कार्बन, यहाँ पे दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे 4 कार्बन के साथ ये अपना लिंक बनाता है। ठीक है, फिर ये कार्बन आगे ऐसा 4 कार्बन से लिंक बनाएगा। ठीक है, ऐसा, फिर ये कार्बन आगे अपना 4 कार्बन से लिंक बनाएगा, ऐसा, फिर ये कार्बन आगे अपना 4 कार्बन से लिंक बनाएगा। मतलब ये जो कार्बन होता है ना, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। sp3 बोले तो टेट्राहेड्रल है ना, भूल गए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन उसका होता है। ठीक है, इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज लिंक्ड टू 4 other carbon atoms via sp3 hybridization in single tetrahedral manner। ठीक है, इन टेट्राहेड्रल मैनर। ठीक है, सो टेट्राहेड्रल मैनर में जब एक कार्बन दूसरे कार्बन से ऐसा लिंक होता है, टेट्राहेड्रल बोले तो 4, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ऐसे 4 कार्बन जो है आगे वो लिंक ऐसे होते चले जाते हैं और बड़ा सा डायमंड का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और ऐसे जब स्ट्रक्चर बनता है तो उसको हम बोलते हैं डायमंड। ठीक है, अब इसकी डिस्टेंस वगैरह भी दी है, डिस्टेंस भी याद रखना आप लोग। द सीसी बॉन्ड डिस्टेंस इज 154 पिकोमीटर। 154 पिकोमीटर याद रखो, डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। 154 पिकोमीटर ये लिंक होता है एक दूसरे से। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, इसका जो 3D स्ट्रक्चर होता है, 3D स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग स्ट्रॉन्ग CC सिंगल बॉन्ड्स, इन्वॉल्विंग स्ट्रॉन्ग CC सिंगल बॉन्ड। ठीक है, डायमंड एक हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, आप लोग जानते हो। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, मैंने 8000 बोल दिया था, सो सॉरी। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 3930 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, और आप लोग ये भी जानते हो कि डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होते ही नहीं, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी अच्छे से लोग बाउंडेड होते हैं। ठीक है, तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो कंडक्शन कैसे होगा। सो लाइक दैट यहाँ पे कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। सो ये डायमंड्स की प्रॉपर्टीज़ हो गई, अच्छे से लिख लो इनको, फिर मैं आपको यूजेस बताता हूँ। ठीक है, लिखते रहो, मैं बोलते रहता हूँ। डायमंड में जो हर एक कार्बन एटम होता है वो अगले 4 कार्बन एटम से जुड़ा रहता है। कैसे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन से, टेट्राहेड्रल मैनर में। CC बॉन्ड की जो डिस्टेंस है वो 154 पिकोमीटर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सीधा सवाल आएगा नीट में, जेई का नहीं बोल सकता, नीट में आएगा सीधा सवाल। ठीक है, कितना डिस्टेंस रहता है, बिकॉज नीट में थोड़ा सा लर्निंग ज़्यादा रहता है। वो 3D स्ट्रक्चर में स्ट्रॉन्ग CC सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, सिंगल लिख दिया मैंने, सो क्षमा याचना, सिंगल नहीं सिंगल बॉन्ड। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट इसका 3930 डिग्री सेल्सियस होता है और डायमंड बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अच्छा, यूजेस देख लो, यूजेस क्या है। डायमंड इज यूज टू कट फॉर कटिंग ग्लास एंड ड्रिलिंग टूल्स।
डायमंड इज यूज्ड फॉर कटिंग ग्लास एंड इन ड्रिलिंग टूल्स। सोचो इतना हार्ड सब्सटेंस है तो ये तो सबको काट ही देगा ना, तो ग्लास को काटने में और ड्रिलिंग टूल्स में यूज़ होता है। ठीक है, ड्रिल मशीन जानते हो ना, ड्रिलिंग टूल्स। सो ज़रूरी नहीं है ड्रिल मशीन में ये लगा हुआ हो, बट अगर ये लग गया तो फिर भाई वो ड्रिल मशीन से एकदम संभल के रहने का। ठीक है, कोई नहीं बचेगा उससे। फॉर मेकिंग डाइज, फॉर ड्रॉइंग थिन वायर फ्रॉम मेटल्स। ठीक है, मेटल में से कोई छोटा सा वायर आपको निकालना है तो उसके लिए भी ये यूज़ होता है। फॉर मेकिंग डाइज, डाइज बना के हम लोग क्या करते हैं, फॉर विदड्रॉइंग, फॉर ड्रॉइंग थिन वायर फ्रॉम मेटल। इससे हम लोग क्या करते हैं, मेटल में से बहुत ही पतला सा वायर अगर हमें निकालना रहता है तो हमें इस बात का ध्यान रखना रहता है कि कहीं वायर को कुछ डैमेज ना हो जाए, तो इसकी मदद से हम लोग छोटे मोटे वायर को भी मेटल से रिमूव कर लेते हैं, वायर फ्रॉम मेटल। ठीक है, और ऑर्नामेंट की तरह यूज़ होता है तो आप लोग जानते ही हो, यूज्ड एज ऑर्नामेंट, यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। मैंने डायमंड पहना है तो क्या हुआ, है तो कार्बन ही ना। गजब बेइज्जती है ना, बात तो ठीक ही है ना भाई। वैसे तो तुमने भी मतलब उन्होंने भी कार्बन पहना है, तुम पेंसिल लटका के चले जाओ, मतलब मेरे पास ग्रेफाइट है। ओ ग्रेफाइट, तो वो तो डायमंड नहीं है ना, पर सब में कार्बन ही है ना। पर एक फ़र्क है, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहता है, उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ओवरऑल डायमंड एक अलग मटेरियल है। सो यूजेस क्या है, क्या भाई, यूजेस याद नहीं करने आपको, लिख लो बस, यूजेस याद नहीं करने हैं। हाँ ये याद रखना, बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, बोर्ड में काम आ सकता है। ठीक है, मतलब 11th के एग्जाम में। डायमंड कटिंग ग्लास मतलब ग्लास को कट करने के लिए ड्रिलिंग टूल में यूज़ होता है, ज्वेलरी की तरह यूज़ होता है, और ये छोटे छोटे पतले पतले वायर्स को मेटल में से निकालने के लिए भी यूज़ होता है। कौन, डायमंड। ठीक है, सो डायमंड के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया, अब चलते हैं ग्रेफाइट पे। ओके, सो लेट्स स्टडी अबाउट ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट इज कंपोज्ड, पहले लिख लेते फिर पढ़ते। ग्रेफाइट इज कंपोज्ड ऑफ अ layers of two-dimensional sheet carbon atoms। ठीक है, each being made up of hexagonal net of sp2 carbon bonded to 3 neighbors, 3 neighbors। और जो चौथा इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो बॉन्ड बनाता ही नहीं है, मतलब वो हाइब्रिडाइजेशन में जाता ही नहीं है। अरे मतलब कार्बन है, 3 बॉन्ड बनाया तो 4 बॉन्ड बनाने चाहिए ना। कार्बन कैसा बनाता है, सी 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 ऐसा बनाता है ना। अरे भाई साहब, कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसने 3 कार्बन के साथ तो एटम, 3 कार्बन एटम के साथ तो बॉन्ड बना लिया, बट चौथा वाला क्या करता है, द फोर्थ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नेबर्स के साथ बॉन्ड बनाता है। और कौन सा बॉन्ड बनाता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है। अच्छा, द फोर्थ इलेक्ट्रॉन इज इन द अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल। जो चौथा इलेक्ट्रॉन जो बच जाता है वो कहाँ रह जाता है, अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल में, मतलब वो हाइब्रिडाइजेशन परफॉर्म नहीं करता है, वो बस ओवरलैप हो जाता है। और कैसे ओवरलैप करता है, लेटरली ओवरलैप करेगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने पढ़ा था कि ओवरलैपिंग होती है, बट फिर उसके बाद हमने देखा कि यार ओवरलैपिंग तो सपोर्ट ही नहीं हो रही है ना, परसेंटेज तो सेम आ ही नहीं रहा है बॉन्ड एंगल। पहले कुछ एलिमेंट का आया, फिर आगे आ ही नहीं रहा है, तब वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आया था। हाइब्रिडाइजेशन ने बताया कि पहले हाइब्रिड्स जो ऑर्बिटल्स है वो अपने आपस में हाइब्रिडाइजेशन परफॉर्म करते हैं और फिर उसके बाद आगे प्रोसेस होता है ना। तो वहाँ से हमें असली राज पता चला था। तो वैसे यहाँ पे भी है कि फोर्थ इलेक्ट्रॉन इज अनहाइब्रिड, इज इन द पी ऑर्बिटल, fourth electron is in the p orbital, in the unhybrid p orbital, ठीक है, ऑफ ईच कार्बन। हर एक कार्बन का जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल में रहता है। तो इससे क्या होता है भाई, इससे बहुत कुछ होता है। NH2 NP2, ठीक है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, इसका 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, बचा क्या, 1। तो यही 1 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है कि पी ऑर्बिटल में रहता है जो कि अनहाइब्रिड रहता है। ओके, ठीक है, द पी ऑर्बिटल्स ऑन ऑल द कार्बन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ये कैसे ओवरलैप करते हैं, ये लैटरली ओवरलैप करते हैं। दे लैटरली ओवरलैप
टू फॉर्म पाई बॉन्ड्स। ठीक है, पाई बॉन्ड्स फिर बनाते हैं लोग। और ओके, पाई इलेक्ट्रॉन फिर डीलोकलाइज होते हैं पूरे लेयर में। डीलोकलाइज मतलब बॉन्ड से वो लोन पेयर बनाएंगे, लोन पेयर से बॉन्ड पेयर बनाएंगे, ऐसा मतलब डीलोकलाइजेशन होता है अलग अलग। जीओसी में आप लोग इसको डीप में जानोगे, फिलहाल इतना समझ लो, अपनी प्लेस चेंज करते रहते हैं। ठीक है, पूरे लेयर में। और जो सीसी बॉन्ड लेंथ होती है वो 141.5 पिकोमीटर होती है। और जो वंडरवॉल फोर्स से दो लेयर्स जमा की जाती है उनकी डिस्टेंस 335 पिकोमीटर होती है। मतलब मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, वैसे बना तो नहीं पाऊँगा मैं, पर फिर भी मुझे यकीन है कि मैं शायद कुछ तो कर ही ले जाऊँगा। ठीक है, ठीक है। सो ये एक लेयर है ग्रेफाइट की, यहाँ पे ऐसा दूसरी लेयर होगी। ठीक है, मैं बना रहा हूँ, बस समझ जाना आप लोग। सो दूसरी लेयर तो है, वाह वाह, अद्भुत, बहुत बढ़िया। ठीक है, सो यहाँ पे पहली लेयर है ग्रेफाइट की, अब इसके नीचे दूसरी लेयर होगी। तो वो दोनों लेयर के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसके वजह से इन लोग साथ में जुड़े होते हैं, वो होता है वंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैंने आपको बताया था वंडरवॉल फोर्स इज नॉट बॉन्ड, इट इज द अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू मॉलिक्यूल्स। सो ये दो मॉलिक्यूल्स ही तो हैं, एक लेयर, इसके नीचे दूसरा लेयर। सो इनके बीच में कौन सी फोर्स होती है? वंडरवॉल फोर्स। द इंडिविजुअल लेयर्स आर हेल्ड बाय, इंडिविजुअल लेयर्स आर held by वंडरवॉल्स फोर्स। ठीक है, और वंडरवॉल फोर्स है तो ऑब्वियस सी बात है यार, इनकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, सो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है सेपरेटेड बाय 335 पिकोमीटर होती है। और अगर हम लोग दो कार्बन एटम्स के बीच की डिस्टेंस की बात करें, इसके बीच की डिस्टेंस की बात करें, सो कार्बन एटम्स के बीच की डिस्टेंस जो होती है, कार्बन एटम्स, distance between carbon atoms, distance between carbon atoms is 141.5 पिकोमीटर। ठीक है, 141, 741 नहीं, 141.5 पिकोमीटर। सो ये डिस्टेंस होती है दो कार्बन एटम के बीच में, और ये डिस्टेंस होती है दो लेयर्स के बीच में। ठीक है, सो ये हो गई ग्रेफाइट्स की बात है। अब इसमें आपको यूजेज वगैरह नहीं दिए हुए, पर आप लोग समझ सकते हो। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, लिख सकते हो। यूज़ होता है ये पेंसिल वगैरह बनाने में, और भी यूजेज होते हैं, छोड़ो फिलहाल। ठीक है, सो ये ग्रेफाइट हो गया। और अगर हम लोग इस ग्रेफाइट का एक लेयर निकाले तो उसको हम ग्रेफीन बोलेंगे। और अब ग्रेफीन की स्टडी भी हम लोग कर लेते हैं, बट उससे पहले एक बार रिवीजन। ग्रेफाइट जो है वो 2 डायमेंशनल शीट होता है कार्बन एटम का, एक दूसरे के ऊपर लेयर पे लेयर रखे जाते हैं, और वहाँ के बीच में आ जाती है वंडरवॉल फोर्स, जिससे वो चिपक के एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बना देते हैं, एलोट्रॉप बना देते हैं कार्बन का, दैट इज ग्रेफाइट। ठीक है, हेक्सागोनल नेट बन जाता है यहाँ पे, ये क्या जाल जैसा बन गया ना। और हर एक कार्बन कैसा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है, ये कार्बन एटम अपने 3 नेबर से सिग्मा बॉन्ड से बाउंडेड रहता है। चौथा इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो p ऑर्बिटल के अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में रहता है, और ये लेटरली ओवरलैप होता है पाई बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, इंडिविजुअल लेयर्स जो है अलग अलग वो वंडरवॉल फोर्स से बाउंडेड रहते हैं, और उनके बीच की डिस्टेंस 335, और कार्बन एटम्स के बीच की डिस्टेंस 141.5 पिकोमीटर होती है। ओके, सो हम लोग अब ग्रेफीन के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, हालांकि आपके बुक में अगला फुलरीन दिया है, बट ग्रेफाइट के बाद ही अगर ग्रेफीन की स्टडी करें तो ज़्यादा बेटर होता है ना। सो मैंने क्या बोला, मैंने बोला ग्रेफाइट के एक लेयर को अगर हम लोग बाहर करें तो उसको ग्रेफीन बोलेंगे। बस इतना ही लिखा है यहाँ पे, आइसोलेटेड लेयर ऑफ ग्रेफाइट इज नोन एज ग्रेफीन। ठीक है, इज नोन एज ग्रेफीन। ग्रेफीन शीट इज 2 डायमेंशनल। आखिर ढेर सारे ग्रेफीन शीट को ही तो लेकर एक ग्रेफाइट बनता है। ढेर सारी ग्रेफीन शीट रहती है, उनके बीच में वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और फिर ग्रेफाइट बन जाता है। ठीक है, सो ग्रेफीन शीट्स आर इज अ 2 डायमेंशनल सॉलिड। ग्राफीन हैज यूनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज। बस इतना ही आपको याद रखना है कि ग्रेफाइट की जो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ है वैसी प्रॉपर्टीज़ ग्रेफीन की नहीं होती हैं। ठीक है, मतलब दोनों एक दूसरे से थोड़ा बहुत अलग हैं, एक्चुअली अलग ही हैं। एज ए यूनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, सो अगर हम लोग ग्रेफाइट के एक लेयर को बाहर निकाले, सो उस लेयर को हम लोग बोलेंगे ग्रेफीन। नॉन लिख दो, कॉल्ड लिख दो, बात वही है।
ग्राफीन शीट 2 डायमेंशनल सॉलिड फॉर्म में होती है, 2 डायमेंशनल होती है वो। और ग्राफीन का जो प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी मतलब इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर की प्रॉपर्टी, वो ग्रेफाइट से अलग है। अब कैसे अलग है, कितना अलग है, कौन कौन से चीज़ें अलग है, ये सब आप लोग अगले साल सीखोगे, ठीक है। और ग्राफीन की डिस्कवरी की थी जीम ने, ठीक है, जीम और क्या नाम है, वाह, ग्राफीन की डिस्कवरी हुई थी 2010 में। अरे भाई वाह, मतलब 2010 में डिस्कवरी हुई ग्राफीन की, मैं खुद ही नहीं जानता था, ध्यान ही नहीं गया कभी इधर मेरा। चलो आज चला गया, अच्छा हुआ। सो ग्राफीन की डिस्कवरी हुई थी 2010 में और इसकी डिस्कवरी की थी जीम और नोवोसेलोव ने, ठीक है, नोवोसेलोव ने, जीम और नोवोसेलोव ने। सोचो रिसेंटली डिस्कवरी हुई है, मतलब अभी भी साइंटिस्ट लोग काम कर रहे हैं, हम ही लोग बस यहाँ पे हैं, ठीक है। बनो साइंटिस्ट, फिर करो डिस्कवरीज, फिर तुम्हारा भी नाम ऐसा बुक में आएगा 2021 आनंद डिस्कवर्ड दिस, है ना, कितना अच्छा लगेगा। चलो आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अब हम लोग फुलरीन के बारे में। चलिए, सो हमने ग्रेफाइट और कार्बन दोनों की बातें कर ली, अब हमें दो चीज़ और पढ़नी है, एक फुलरीन और एक कार्बन नैनो ट्यूब, ठीक है। उसके बाद मतलब फिर फॉस्फोरस है, छोटा सा है वो, ठीक है। चलो फुलरीन की बातें करते हैं हम। फुलरीन की डिस्कवरी की थी रिचर्ड बकमिंस्टर फुलर ने, सो उनका नाम ही दे दिया गया इस ऑब्जेक्ट को फुलरीन। ये क्या होता है, देखो फुलरीन कई टाइप के होते हैं, C60, C32, C50, C70, मतलब इसमें कार्बन जो है ना वो डेफिनेट नंबर ऑफ कार्बन एटम से लिंक्ड रहता है, कैटिनेशन सुना होगा आपने लास्ट लेक्चर में। सो यहाँ पे 60 कार्बन एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, ठीक है। और और फुलरीन बनता कैसे है, फुलरीन तब बनता है जब आप इनर्ट एटमॉस्फेयर में, इनर्ट एटमॉस्फेयर मतलब ऐसी जगह जहाँ पे सिर्फ इनर्ट गैसेज हो, नोबल गैसेज हो, या तो हीलियम या तो आर्गन, ऑक्सीजन वगैरह वहाँ पे ना हो, ऐसी जगह पे जब आप लोग इलेक्ट्रिक आर्क डालोगे ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के बीच में, आप क्या करो, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के बीच में इलेक्ट्रिक आर्क डालो, सो वहाँ पर फुलरीन प्रोड्यूस हो जाएगा अपने आप, ठीक है। हम लोग नोबल गैसेज के अलावा कुछ और क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि बाकी सब रिएक्टिव होते हैं, ऑक्सीजन है कार्बन के साथ रिएक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो लिखते हैं फुलरीन्स आर allotropes of carbon in which carbon atoms are linked to the, linked लिखा है ना, are carbon atoms are linked with definite number of carbon atoms, ठीक है। इसका एग्जांपल है C60। अब उस मतलब उसमें डायमंड वगैरह में कैसा था, डिफाइंड नहीं था कितने कार्बन से लिंक्ड है, बट इधर डिफाइंड है, 60 कार्बन है, 60 कार्बन एक दूसरे में लिंक्ड है, मतलब ऐसा C करते जाओ और लिंक कराते जाओ, सो वहाँ से हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा फुलरीन का। आपने वॉलीबॉल जरूर देखी होगी कि आप जब हवा में फेंको तो वो फैल जाती है, जब नीचे आती है तो वो बंद हो जाती है, सो ऐसा ही कुछ होता है हमारा फुलरीन, ठीक है। ये प्रोडक्शन इसका कैसा होता है, प्रोडक्शंस, it is produced when producers, नहीं रे फिल्म नहीं है, it is produced when an electric arc is struck between graphite electrodes in an inert atmosphere। इनर्ट एटमॉस्फेयर मतलब इनर्ट कंडीशन में, जहाँ पे सिर्फ हीलियम या तो आर्गन या तो नियन ऐसे गैसेज हो, ऐसे गैसेज ना हो जिनसे रिएक्ट हो जाए, ठीक है, इनर्ट एटमॉस्फेयर। तो वहाँ पे सूट फॉर्म जो होगा, वहाँ पे जो सूट फॉर्म होगा, सूट मतलब ब्लैक पाउडर, जैसे चिमनी वगैरह से जो ब्लैक पार्टिकल्स निकलते हैं, ब्लैक पाउडर, उसी को हम लोग सूट बोलते हैं, ठीक है। तो जो सूट फॉर्म होगा, द सूट फॉर्म्ड विल कंटेन C60 फुलरीन एंड स्मॉलर अमाउंट ऑफ अदर फुलरीन्स, ठीक है। C60 कंटेन करेगा, C60 फुलरीन कंटेन करेगा जो सूट बनेगा, और साथ ही में स्मॉलर अमाउंट के भी फुलरीन्स को वो कंटेन करेगा, अदर स्मॉलर अमाउंट ऑफ फुलरीन्स, अमाउंट ऑफ अदर फुलरीन्स, जैसे C32, C50, ऐसे बहुत सारे एक्सेट्रा। चलो लिख देता हूँ C70, C84, ठीक है। सो ऐसे कई टाइप के फुलरीन्स होते हैं, वो कंटेन करेगा।
समझ में आया। सबसे पहले फुलरीन क्या होता है? फुलरीन होता है एक एलोट्रॉप कार्बन का, जिसमें कार्बन एटम डेफिनेट नंबर ऑफ कार्बन एटम से लिंक्ड होते हैं। जैसे C60, इसमें 60 कार्बन एटम्स आपस में लिंक्ड हैं। प्रोडक्शन कैसे होता है? ये तब प्रोड्यूस होता है जब इलेक्ट्रिक आर्क को स्ट्रक किया जाता है ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स के बीच में। इनर्ट एटमॉस्फेयर रहना चाहिए, रिएक्टिव गैसेज वहाँ पे नहीं रहनी चाहिए। जो सूट बनेगा उसके बाद वो सूट में क्या रहेगा? वो सूट में हमारा फुलरीन रहेगा और छोटे छोटे अमाउंट्स ऑफ बाकी फुलरीन रहेंगे। फुलरीन इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी डिस्कवरी की थी रिचर्ड बकमिंस्टर फुलर, इसलिए उनका नाम इसको दिया गया है। ठीक है, सो C60 के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर प्रॉपर्टीज देखते हैं। चलिए इसको रफ करता हूँ मैं। चलिए C60 के बारे में डीप स्टडी करते हैं। C60 हैज़ अ शेप लाइक सॉकर बॉल। अब कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे आप सेम टू सेम टेक्स्ट बुक का ही लिख रहे हो। हाँ, लिखना ही पड़ेगा ना, खुद से थोड़ी ना लिखूंगा। आप कुछ गलत लिख दिया तो ना, कहीं का भी हो आपको पढ़ना कहाँ से? टेक्स्ट बुक से ही है, तो वहीं से ही लिखूंगा। शेप लाइक सॉकर बॉल, सॉकर बॉल की तरह दिखता है। ठीक है, एंड कॉल्ड बकमिंस्टर फुलरीन। बकमिंस्टर फुलरीन क्यों बोलते हैं आप लोग जान चुके हो। ठीक है, बक डक वाला बक, मिंस्टर, मिंस्टर, हाँ मिनिस्टर नहीं, मिंस्टर, वही मैं भी श्योर नहीं था। फुलरीन और बकी बॉल, बक को प्यार से बकी बुलाते रहे होंगे, जैसे डक को डकी बुलाते, तो इसलिए इसका दूसरा नाम बकी बॉल है। ऐसा नहीं है, ठीक है, बकी बॉल इसका दूसरा नाम है। इसमें 20 हेक्सागोनल और 12 पेंटागोनल फ्यूज्ड रिंग्स रहती है कार्बन की। ठीक है, 20 हेक्सागोनल और 12 पेंटागोनल फ्यूज्ड रिंग होती हैं कार्बन की। किसकी? कार्बन की फ्यूज्ड रिंग होती है। फ्यूज्ड मतलब जुड़ी हुई, पेंटागोनल फ्यूज्ड रिंग किसकी भाई? कार्बन की, ऑफ कार्बन। ठीक है, चलो डायमंड और ग्रेफाइट की तरह जो C60 फुलरीन होता है, इसमें मतलब डायमंड में कैसा था कि उनके बीच के डिस्टेंस फिक्स थी मॉलिक्यूल्स के बीच में, कि भाई ये मॉलिक्यूल इससे इतना ही दूर होगा। ग्रेफाइट में भी फिक्स था। आप बोलोगे दो था, नहीं, ग्रेफाइट दो उसके एटम के बीच में 141.5 मीटर ही रहेगा, बट दो मॉलिक्यूल के बीच में वो तो वंडरवॉल फोर्स थी ना, उसका डिस्टेंस था वो। लेकिन इसमें अलग है, इसमें दो मॉलिक्यूल मतलब दो नेबर कार्बन है, उनके बीच की ही डिस्टेंस अलग अलग हो सकती है। और वो क्या क्या हो सकती है? देखो, इट हैज़ टू डिस्टिंक्ट डिस्टेंस एज 143.5 पिकोमीटर हो सकती है, या फिर 138.3 पिकोमीटर हो सकती है। अपना डायमंड में कैसा था? एक ही डिस्टेंस थी, 154 पिकोमीटर, है ना, डायमंड में यही था ना। ओके, और ग्रेफाइट में भी फिक्स था 141.5 होगा। अब जो आप दूसरी डिस्टेंस बोल रहे हो, मतलब जो मैंने दूसरी डिस्टेंस बताई थी, वो मैंने बताई थी दो ग्रेफाइट के लेयर के बीच की डिस्टेंस, वो कितनी थी? 335। बट ये क्या बता रहा हूँ मैं? ये बता रहा हूँ दो नेबर एटम्स के बीच की, तो वहाँ पे फिक्स था, बट यहाँ पे फिक्स नहीं है। किसी दो कार्बन एटम के बीच की डिस्टेंस इतनी होगी, किसी दो एटम के बीच की डिस्टेंस इतनी होगी। सो इसको आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है, फुलरीन कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ठीक है, फुलरीन रिएक्टिव होता है ग्रुप 1 के साथ। फुलरीन इज रिएक्टिव with group 1 metals forming solids, group 1 metals forming solids like K3C60। मतलब आप ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के साथ अगर इसको रिएक्ट कराओगे तो ये आप लोगों को सॉलिड फॉर्म में कंपाउंड बना के देगा K3C60। ठीक है, और K3C60 एलिमेंट जो है ये एज अ सुपर कंडक्टर बिहेव करता है अगर टेम्परेचर 18 केल्विन से नीचे आ जाए तो। 18 केल्विन मतलब बहुत कम। ठीक है, एंड विच मीन्स दैट इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी विथ जीरो रेजिस्टेंस। सुपर कंडक्टर मतलब समझते हो? एक होता है कंडक्टर, एक होता है गुड कंडक्टर, एक होता है सुपर कंडक्टर। कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है, गुड कंडक्टर अच्छे से कंडक्ट करता है, सुपर कंडक्टर गॉड लेवल पे कंडक्ट करता है। ठीक है, सो जो K3C60 है वो सुपर कंडक्टर बन जाता है। इट बिकम सुपर कंडक्टर एट द टेम्परेचर 18 केल्विन। ठीक है, कंडक्टर एट द टेम्परेचर बिलो 18 केल्विन। 18 केल्विन मतलब समझते हो? 18 में से 273 आप माइनस कर देना तो आपको डिग्री सेल्सियस में मिल जाएगा। सॉरी हाँ, 273 माइनस कर देना तो आपको डिग्री सेल्सियस में मिल जाएगा। तो इतने करंट पे, इतने अमाउंट पे, मतलब इतने टेम्परेचर पे आने के बाद ये जो अपना K3C60 है ये सुपर कंडक्टर बन जाता है और इलेक्ट्रिसिटी को बिना रेजिस्टेंस के कंडक्ट करता है, फटाफट। ठीक है, कोई रेजिस्टेंस नहीं रहता है उसके बीच में। सोचो, ये प्रॉपर्टी याद रखना। ठीक है, चलो यहाँ पे हमारा फुलरीन भी खत्म होता है। अब लास्ट वाला देख लेते हैं, कार्बन नैनो ट्यूब्स। ठीक है, चलिए अब डिस्कशन करते हैं कार्बन नैनो ट्यूब्स का। एक्चुअली जो कार्बन नैनो ट्यूब्स है वो ग्रेफाइट की ही लेयर को फोल्ड करके बने हैं। ठीक है,
ये सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, और आप अगर ग्रेफाइट शीट को ऐसा रोल कर दो, इसका मतलब ग्रेफाइट शीट ऐसा रहता है ना, उसको पकड़ो और रोल कर दो इट इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब समझो ना, जैसे आपके पास कोई एक रोटी है, ठीक है, और रोटी ग्रेफाइट है, उसको रोल कर दो, सो क्या बन जाएगा आपका, बन जाएगा कार्बन नैनो ट्यूब। सो कार्बन नैनो ट्यूब्स आर सिलेंड्रिकल इन शेप, ऐसा मत लिखो, ऐसा लिखो, इट इज सिलेंड्रिकल इन शेप कंसिस्टिंग ऑफ, ठीक है, सिलेंड्रिकल इन शेप कंसिस्टिंग ऑफ रोल्ड अप ग्रेफाइट शीट्स। ठीक है, ग्रेफाइट शीट्स को जब आप रोल करोगे, मतलब नेचर में होता है ऐसा, कुछ ग्रेफाइट शीट्स रोल हो जाते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को कार्बन नैनो ट्यूब्स मिल जाते हैं, ग्रेफाइट शीट्स। ठीक है, नैनो ट्यूब्स जो होते हैं वो सिंगल वॉल्ड होते हैं। इट कैन बी सिंगल वॉल्ड विद द डायमीटर ऑफ लेस देन 1 नैनोमीटर। ठीक है, इट कैन बी सिंगल वॉल्ड। इसको हम लोग SNDT बोल रहा था मैं, SWNT बोलते हैं, मतलब सिंगल वॉल्ड नैनो ट्यूब। ठीक है, S लगा दो, ट्यूब्स होता है ना, सो दैट्स वाई। सो सिंगल वॉल्ड नैनो ट्यूब भी हो सकता है विद द डायमीटर ऑफ लेस देन 1 पिकोमीटर, विथ डायमीटर ऑफ लेस देन 1 नैनोमीटर। ठीक है, और इट कैन बी मल्टी वॉल्ड भी हो सकता है, मल्टी वॉल्ड नैनो ट्यूब, MWNTs with a diameter of more than, मतलब with a diameter of more than 100 नैनोमीटर। ठीक है, और इनकी जो लेंथ है, लेंथ मतलब लंबाई, अरे कौन नहीं जानता, देयर लेंथ range from several micrometers to millimeters। समझ रहे हो, मिलीमीटर्स तक जाते हैं, मतलब आप देख सकते हो इनको, माइक्रोमीटर्स टू मिलीमीटर्स। देख तो हम डायमंड को भी सकते हैं, पॉइंट है भाई, पॉइंट है इनकी रेंज जो है, लेंथ की जो रेंज इनकी, वो माइक्रोमीटर से मिलीमीटर्स तक जाती है। कार्बन नैनो ट्यूब ये रॉबस्ट होते हैं। इसका मतलब उन्हें आप बेंड कर सकते हो, और जब आप उन्हें बेंड करके छोड़ोगे तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में दोबारा से आ जाएंगे। मतलब जैसे आप लोगों ने देखा होगा रबर को खींच दो, छोड़ दो, फिर से अपनी पोजीशन में आ जाएगा। सो वैसे कार्बन नैनो ट्यूब्स भी कैसे होते हैं, रॉबस्ट होते हैं। कार्बन नैनो ट्यूब्स आर रॉबस्ट। टेंशन मतलब आखिरी चैप्टर है जिसमें बहुत ज़्यादा लर्निंग है। इसके बाद तो स्टेट्स ऑफ मैटर में मज़ा ही मज़ा है, एडजॉर्प्शन कोलॉइड में मज़ा ही मज़ा है, इक्विलिब्रियम, अरे सब में मज़ा ही मज़ा है। ठीक है, ऑर्गेनिक में हो सकता है वाट लगे। ठीक, कार्बन नैनो ट्यूब्स आर रॉबस्ट, बस इतना लिख लो। बाकी तो समझते हो ना, रॉबस्ट का मतलब क्या, बेंट होके या फिर किसी उनको मोड़ो, जोड़ो, तोड़ो, फोड़ो, उन लोग अपनी पोजीशन में दोबारा से आ जाएंगे। ठीक है, इनके पास हाई इलेक्ट्रिकल और हीट कंडक्टिविटी होती है, और हाईएस्ट वेट रेशियो है इनका किसी और मटेरियल के। और नासा इनके ऊपर रिसर्च कर रहा है कि नैनो ट्यूब्स को किसी के साथ मतलब किसी मटेरियल के साथ इनको कंबाइन करके वो और लाइट मतलब हल्का स्पेसक्राफ्ट बना सके। इसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसको करने दो, हमें जो याद करना है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, इट हैज़ हाई इलेक्ट्रिकल एंड हीट कंडक्टिविटी, हाई इलेक्ट्रिकल एंड हीट कंडक्टिविटीज़ क्यों लिखा, क्योंकि दो है ना भाई। एंड हाईएस्ट स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, रेशियो है स्ट्रेंथ से वेट तक का, स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो। ठीक है, फॉर एनी नॉन मटेरियल टू डेट। ठीक है, मतलब ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं, ऐसा कोई मटेरियल है नहीं जिसका इससे ज़्यादा स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो हो। तो ये बात ध्यान में रखना, आप लोगों को एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ सकता है, द मटेरियल विथ हाईएस्ट स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो। ऑप्शन में रहेगा डायमंड, ग्रेफाइट, कार्बन नैनो ट्यूब और फुलरीन। तो लोग सोचेंगे यार कार्बन हार्डेस्ट मटेरियल है तो वही होगा आंसर। कुछ लोग बिना सोचे लेग कार्बन, डायमंड, लेड डायमंड, सब लोग डायमंड मार देंगे यार, डायमंड सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है, वही होगा आंसर। बट आप याद करके जाओ, है ना समझे, मतलब 11th में भी आ सकता है ये।
ठीक है। सो कार्बन नैनोट्यूब्स की कहानी यहीं तक थी। देखो मैं स्ट्रक्चर दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि दिखाना चाहूँगा तो भी मैं फेल हो जाऊँगा, नहीं आता भाई, ड्राइंग मेरी बहुत बकवास है। ठीक है, चलो अब हमने डिस्कवर कर लिए सारे एलोट्रॉप्स का कार्बन के, मतलब पढ़ लिए। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस। और एक और पॉइंट पे मेरी नज़र चली गई अभी, ग्रेफाइट जो है वो सबसे स्टेबल एलोट्रॉप है कार्बन का। ग्रेफाइट जो है वो सबसे स्टेबल एलोट्रॉप है कार्बन का, कहीं पे नोट करके लिख लो। ग्रेफाइट इज द थर्मोडायनेमिकली मतलब उसमें हीट में आप लोग चेंज लाओ तो उसमें वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है एलोट्रॉप है कार्बन का। ठीक है, चलिए टेक्स्ट बुक में लिखा है रिमेंबर करके, तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस देखते हैं। दो ही हैं, एक ही साथ में सीखते हैं उन्हें। चलिए अब बात करते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस के बारे में। एक होता है व्हाइट फॉस्फोरस जिसको येलो फॉस्फोरस भी बोलते हैं, और एक होता है रेड फॉस्फोरस जिसको कुछ और नहीं बोलते हैं, ठीक है, रेड ही बोलते हैं। रेड फॉस्फोरस और वाइट फॉस्फोरस। अच्छा भाई, कैसे हैं दोनों? अच्छे ही होंगे, देखते हैं कैसे। ठीक है, सो वाइट फॉस्फोरस टेट्राहेड्रल होता है P4 मॉलिक्यूल का, और इनका जो बॉन्ड एंगल होता है इट इज डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल। डिस्क्रीट बोले तो हर जगह सेम नहीं है, इट इज डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल P4 मॉलिक्यूल। P4 मॉलिक्यूल मतलब 4 फॉस्फोरस रहते हैं इसमें, और जो बॉन्ड एंगल रहता है फॉस्फोरस के बीच में वो रहता है 60 डिग्री का। ठीक है, और अगर आप लोग इसका स्ट्रक्चर देखना चाहोगे तो मैं ज़रूर बनाऊंगा, बट पता नहीं आप उन्हें समझोगे या नहीं। ठीक है, देख लेते हैं। वाह क्या ड्राइंग है, वेल डन, बहुत बढ़िया। नहीं समझा, अरे एक्चुअली ये जो आपको दिख रहा है ये कुछ ऐसा रहता है, मतलब ऊपर एक और 4 ऐसे, ऊपर एक 4, ऊपर एक 2 3, 1 2 3 4 ऐसा रहता है। ठीक है, सो ऐसा इसका स्ट्रक्चर रहता है, और सेम टू सेम स्ट्रक्चर रहता है रेड फॉस्फोरस का भी। ठीक है, आगे बात करते हैं। व्हाइट फॉस्फोरस लेस स्टेबल होता है और ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, एंगुलर स्ट्रेन की वजह से इसमें जो एंगल्स है उनमें स्ट्रेन आता है। स्ट्रेन मतलब खिंचाव, सो स्ट्रेन आने की वजह से इनका जो रिएक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। मतलब अगर आप अनस्टेबल हो गए तो आपका रिएक्शन ऑब्वियस सी बात है तेज़ी से हो जाएगा। मतलब आप अगर ठीक ठाक नहीं हो और किसी से फाइट करने गए तो ऑब्वियस सी बात है हार जाओगे, और अगर ठीक ठाक हो तो कोई लड़ने ही नहीं चाहेगा। कितना घटिया एग्जाम्पल था। ठीक है, व्हाइट फॉस्फोरस इज लेस स्टेबल, white phosphorus is less stable and more reactive ठीक है, अच्छा ये ट्रांसिक्यूलेंट होता है और व्हाइट वैक्सी सॉलिड होता है। ट्रांसल्यूकेंट व्हाइट वैक्सी सॉलिड, इट इज ट्रांसल्यूकेंट व्हाइट वैक्सी सॉलिड, ट्रांसल्यूसेंट व्हाइट वैक्सी सॉलिड। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे यार ट्रांसल्यूसेंट क्या है। ट्रांसल्यूसेंट इज नथिंग बट, ट्रांसल्यूसेंट मतलब ऐसा एलिमेंट जो लाइट को तो पास होने देता है बट ट्रांसपेरेंट नहीं होता। अरे ये क्या बात होगी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जो नहीं पॉसिबल है उसी को ट्रांसल्यूसेंट बोलते हैं। ऐसा एलिमेंट जो लाइट को पास होने दे बट लाइट को तो ट्रांसपेरेंट मीडियम पास होने देता है, जैसे खिड़की, और लाइट को पास कौन नहीं होने देता, मिरर, रिफ्लेक्ट कर देता है। सो ये ऐसा एलिमेंट है जो लाइट को भी पास होने देता है और फुल्ली ट्रांसपेरेंट भी नहीं होता। ठीक है, ऐसा एलिमेंट जो अलाउ करे लाइट को पास होना और ट्रांसपेरेंट भी ना हो, इस एलिमेंट को बोलते हैं ट्रांसल्यूकेंट। व्हाइट वैक्सी सॉलिड होता है, व्हाइट वैक्सी सॉलिड वैक्स टाइप का होता है। ये रात में चमकता है। ठीक है, इट ग्लोज इन डार्क, सही बोला था। ठीक है, it is insoluble in water but dissolves in boiling NaOH solution. It is insoluble in water मतलब आप लोग इसको पानी में मिलाओ तो ये soluble नहीं, ऑब्वियस सी बात है यार, वैक्स कहाँ soluble होता है, पॉसिबल है मे बी soluble हो। and but it is insoluble in water but soluble in boiling NaOH solution, dissolves चलेगा, दोनों चलेगा, लिख दिए तो कोई बात नहीं, काटना मत, soluble ही लिख दो। dissolves in boiling
NaOH सॉल्यूशन, ठीक है, NaOH के बॉइलिंग सॉल्यूशन में ये डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक। पॉइजनस होता है ये, मैंने पहले ही आपको बताया था, इट इज़ पॉइजनस। ये बातें हो गई हमारी वाइट फॉस्फोरस के बारे में, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको सीधा सीधा डिस्टिंग्विश बिटवीन आ सकता है। इस चैप्टर से अगर कुछ पूछा जा सकता है तो वो पूछा जा सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डायमंड और ग्रेफाइट और फुलरीन और डिफरेंशिएट बिटवीन रेड फॉस्फोरस एंड वाइट फॉस्फोरस। सो ये चैप्टर से ये सारे क्वेश्चन के बहुत चांसेस है। न्यूमेरिकल तो बनेंगे नहीं इससे, न्यूमेरिकल बनेंगे इससे, कुछ भी बोलते हो, इनऑर्गेनिक है ना, इससे न्यूमेरिकल कहाँ बनेंगे। तो इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको, और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। चलो 11th में रेड फॉस्फोरस कंसिस्ट ऑफ P4 टेट्राहेड्रल लिंक्ड टुगेदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। रेड फॉस्फोरस कंसिस्ट ऑफ चेन्स ऑफ P4 टेट्राहेड्रल, मतलब P4 मतलब क्या, 4 फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल। वो 4 फॉस्फोरस मॉलिक्यूल बहुत सारे मॉलिक्यूल से, बहुत सारे 4 फॉस्फोरस वाले मॉलिक्यूल से, मतलब एक P4 अगले P4 से, अगले P4 से, अगले P4 से, अगले ऐसे बहुत सारे P4 से लिंक्ड चेन बनाता है ये, ठीक है। टेट्राहेड्रल लिंक्ड टुगेदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड, टेट्राहेड्रल लिंक्ड टुगेदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड से लिंक्ड रहता है। ये स्टेबल होता है, लेस रिएक्टिव होता है, देखो मिला ना, इट इज अनस्टेबल, लेस स्टेबल, और ये स्टेबल, ये मोर रिएक्टिव और ये लेस रिएक्टिव, ठीक है। सीधा सीधा देखो। सो डिस्टिंग्विश बिटवीन यहीं से आएगा, और आपको मैंने 10वीं में बताया था कि इसको हम 2 पॉइंट बना सकते हैं, तो बना देना, फायदा ही फायदा। इट इज स्टेबल, इट इज अनस्टेबल, इट इज लेस रिएक्टिव, इट इज मोर रिएक्टिव, हो गया ना 2 पॉइंट। अच्छा, ये डार्क में ग्लो नहीं करता, देखो ये ग्लोज इन डार्क, इट डज नॉट ग्लोज इन डार्क। अब अगला पॉइंट आप खुद बताओ, दिख ही नहीं रहा है। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, तो यहाँ पे आएगा इट इज सॉल्युबल इन वाटर। तो ये बॉइलिंग NaOH सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता है, तो इसका मतलब ये कोल्ड NaOH सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा। अरे भाई इतना भी उल्टा नहीं करने का, बस लिख दो इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंस नहीं आता है, तो आप लोग जो बोलने वाले थे उसका एकदम गलत हो गया आंसर, क्योंकि ये भी इनसॉल्युबल होता है और ये भी इनसॉल्युबल होता है। हाँ एक है, ये पॉइजनस होता है, ये पॉइजनस नहीं होता, इट इज नॉट पॉइजनस, ठीक है। सो ये थे हमारे एलोट्रॉप्स कार्बन के और फास्फोरस के, और आई थिंक काफ़ी लेट कर दिया मैंने, वरना अभी मैं 2-3 कंपाउंड्स पढ़ा देता। तो अगला लेक्चर में भी 1 घंटे या 1 घंटे 10 मिनट का होगा, पूरा लर्निंग लेक्चर होगा, बस हम लोग लिखते जाएंगे, आप लोग लिखते जाना और चैप्टर ख़त्म कर देंगे, ठीक है। सो कोशिश करो कि टेक्स्ट बुक को भी रीड करो। वैसे तो मुझे NCERT से ज़्यादा अपने बोर्ड की टेक्स्ट बुक रीड करने में अच्छा लगता है, बिकॉज यहाँ का फॉन्ट, यहाँ की राइटिंग अलग ही है। मतलब NCERT आप रीड करो, आप एक साइड NCERT रखो, एक साइड बोर्ड रखो, ऑब्वियस सी बात है NCERT में चीज़ें अच्छी दी हुई हैं, डिटेल में दी हुई हैं, बट प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं उनका, मतलब आपको उसे पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा ना, आंखों में जो सेटिस्फैक्शन है वो बोर्ड की बुक पढ़ के ज़्यादा आता है ना। चलो तो जो भी है, पढ़ते रहो, अच्छा लगे ना लगे पढ़ते रहो, क्योंकि क्वालिटी मैटर नहीं करती है, क्वालिटी मैटर करती है। अब यहाँ पे मैंने 2 क्वालिटी बताई, एक कैसे लिखा है वो मैटर नहीं करता है, क्या लिखा है वो मैटर करता है, ठीक है। वरना आज आप मेरे 10th के वीडियोज़ नहीं देखते, क्योंकि 10th के वीडियोज़ में मेरी क्वालिटी थी ही नहीं, मतलब मैं 360p 240p पे वीडियोस डालता था, तो क्या ही बोले। अब उस टाइम ज़्यादा समझ भी नहीं थी क्वालिटीज़ की कि यार इतनी क्वालिटी रखने का, और ना ही मैंने खुद अपना वीडियो कभी देखा था कि मैं कैसी क्वालिटी में पढ़ा रहा हूँ, बट फिर भी देखते थे सब। एक दिन स्टूडेंट ने बोला कि बहुत ब्लर क्वालिटी है, नहीं जम रहा है मुझे, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा बट नहीं जम रहा है। तब मैंने देखा यार इतनी बेकार क्वालिटी, सो मैं बोर्ड लेकर आया और पूरे मैथमेटिक्स के वीडियोज़ मैंने री अपलोड किए। वाकई स्क्रीन वाले तो ठीक ही थे, ठीक है। सो जैसा भी लिखा हो, जो अच्छा लिखा है वही इंपॉर्टेंट है, कैसे लिखा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी अपने बोर्ड की बुक पढ़ने में सेटिस्फेक्शन ज़्यादा आता है। कर ली ना फालतू बातें, ठीक है। वाइट फॉस्फोरस और रेड फॉस्फोरस, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है, अच्छे से इन्हें नोट कर लो। और यहाँ पे आपका लेक्चर खत्म होता है, अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग ढेर सारे कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। माइंड को फ्रेश कर लेना, एक बार रिवीजन कर लेना, उसके बाद आना, क्योंकि अगला लेक्चर एकदम वॉर के जैसा होगा, हम लोग एकदम दौड़ेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। अगले लेक्चर में ये चैप्टर खत्म भी हो जाएगा, मतलब 4 लेक्चर में ये चैप्टर समाप्त, फिर शुरू करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। फिजिक्स भी कंटिन्यू हो चुका है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।